हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अकेडमीला। आई एम आशुतोष एंड लेट्स बिगिन टुडेस क्लास। सो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ आपकी डिमांड पे क्लास 12th के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी वीडियो सीरीज। तो जैसे कि आपने ऑलरेडी डिमांड कर रखा था कि क्लास 12 के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस आपको चाहिए, थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि मैं ऑलरेडी थोड़ा कुछ कामों में बिजी था और टाइम नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन अब आपके लिए रेगुलर वीडियोज़ आएंगी। थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे और एक एक करके हर वीक आपको कुछ वीडियोज़ मिलेंगी, है ना। क्लास 12 के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके लिए मुझे थोड़ा R&D करना पड़ता है, अच्छे क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए टाइप करने पड़ते हैं, तो इससे वजह से थोड़ा डिले होगा। बट आप अपना ऐसे ही साथ बनाए रखें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें हमारे चैनल को। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, है ना। पहला चैप्टर जो है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, राइट। तो आई होप कि आपने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा होगा पहले भी। अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप जाके इसको चेकआउट कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने चैप्टर 1 का जो नैरेटिव वीडियो है, कैसे उसकी हिंदी हमने समझी थी, उसका लिंक डाल दूंगा। नहीं तो आप क्लास 12 की प्लेलिस्ट भी आप प्रेफर कर सकते हैं। मेरे चैनल पे ऑलरेडी ये सारी चीज़ें दिखी हुई। और जल्द से जल्द आप अगर मेरे व्हाट्सअप चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो वहाँ ज़रूर जुड़ जाएं, उसका लिंक अभी आप स्क्रीन पे मिल रहा होगा और साथ ही साथ आप गूगल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं हमारा जो आज का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन जो है, आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली, राइट। ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जिसको आप ओरली ही आंसर करें तो ज़्यादा बेटर है। तो हम एक बार आपके साथ साथ डिस्कस करेंगे। कुछ वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट, उसको भी मैंने आपके लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ उसकी हिंदी के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, राइट, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी। देखिए, ऐसे तो आप बहुत कुछ जानते हैं गांधी जी के बारे में, अक्सर सारे छोटे बच्चे भी जानते हैं इसके बारे में, राइट। लेकिन अभी जो हम जो डिस्कशन करेंगे, सॉरी, तो उसमें हम सारी चीज़ें रखेंगे अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, राइट। तो अभी लिखा है कि महात्मा गांधी, ऑल्सो नोन एज बापू और फादर ऑफ द नेशन, वॉज ए स्पिरिचुअल लीडर एंड की फिगर इन इंडियाज फाइट फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। देखिए, मैंने ट्राई किया कि पॉइंट्स में इसको आंसर दूँ ताकि आप उसको दिमाग में बिठा पाएँ। तो अभी के लिए जो पहला मैंने पॉइंट आपके लिए लिया है कि वो ये है कि महात्मा गांधी जो थे ना, वो बापू के नाम से जाने जाते थे और उन्हें फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है, यानी कि राष्ट्रपिता, राइट। और साथ ही साथ वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे, ना, आध्यात्मिक एक नेता थे। की फिगर, बहुत ही जाने मानी हस्ती थे। इंडिपेंडेंस, हमें आज़ादी दिलाने में उनकी बहुत अहम भूमिका रही है ब्रिटिश रूल से। तो उनके बारे में एक बात हो गई। फिर है, ही सक्सेसफुली एम्प्लॉयड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स इन द फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। कॉलोनिज्म मतलब उपनिवेशवाद होता है। तो उन्होंने सक्सेसफुली, है ना, उन्होंने ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, है ना, जो भी नॉन वायलेंस होता है यानी कि अहिंसावाद, तो उसके खिलाफ ही थे ऑब्वियसली। और उन्होंने ये चीज़ें, जो सच्चाई की राह पे चलने का जो नारा दिया, वो सारी चीज़ें अच्छे से सक्सेसफुली उन्होंने इस चीज़ को मतलब हमारे देश में लाया। और एक तरीके से उनके लिए यही हथियार थे उनके, राइट। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने स्टार्टिंग में ही कर दी, राइट। तो उनके बारे में ये भी चीज़ उन्हीं से जुड़ी हुई है, इसलिए ये बात को मैंने रखा। गांधी जीज टीचिंग एंड राइटिंग इंक्लूडिंग हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ रिफ्लेक्ट हिज ओरिजिनल थिंकिंग एंड मास्टरी ऑफ इंग्लिश। तो गांधी जी की जो अपनी ऑटोबायोग्राफी, यानी वो उसको हम बोलते हैं कि आत्मकथा, तो उन्होंने उसको लिखा, उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ये आपको जानना चाहिए कि उनकी लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी है ये। उनकी ओरिजिनल थिंकिंग, है ना, उनकी जो विचार थे और साथ ही साथ जो इंग्लिश में उन्होंने महारत हासिल कर रखी थी, वो सारी चीज़ें इस बुक में आपको दिखेंगी। आगे है, गांधी बिलीव्ड इंडियन कल्चर वॉज स्ट्रॉन्ग एंड गुड वाइल वेस्टर्न कल्चर केयर टू मच अबाउट मनी एंड थिंग। भाई देखिए, ये तो शुरू से ही बोलते आ रहे हैं। ऑब्वियसली गांधी जी बोलते हैं कि इंडियन कल्चर मतलब उससे बड़ा कोई कल्चर है ही नहीं, है ना। और ये बिल्कुल ऑब्वियस भी है, ये सच्चाई भी है, राइट। बहुत स्ट्रांग है यहाँ का बॉन्डिंग और लोग बहुत अच्छे हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, यहाँ की कल्चर बहुत अच्छी है। और अगर बात करते हैं वेस्टर्न कल्चर यानी कि विदेशों की, तो वहाँ पे ना मतलब ज़्यादा फोकस किस पे रहता है, पैसा पैसे पे रहता है एंड मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पे, है ना। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ भौतिकवाद में जुड़े हुए रहते हैं लोग, लिप्त रहते हैं लोग, तो उसको वो ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते। ऑब्वियसली हमें भी नहीं देना चाहिए, गांधी जी नहीं देते थे, राइट। आगे देखते हैं, गांधी टॉट India's good values about right and wrong and religion were important to keep and did not like how the West cared only about getting more stuff। देखो, गांधी जी का कहना ये है कि उन्होंने ये सोचा कि इंडिया के जो अच्छी मतलब मान्यताएं हैं, अच्छी वैल्यूज़ जो हैं,
कि राइट एंड रॉन्ग धर्म के रिलेटेड, है ना, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको हमें सस्टेन करके रखना चाहिए, उसे हमें बनाए रखना चाहिए, है ना, बजाय कि आप वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करें और उसके बहुत सारी चीज़ों के बारे में अडॉप्ट कर ले, तो उसके खिलाफ थे गांधी जी। तो ये सारी चीज़ें थी गांधी जी के बारे में। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार। बिहार की बात आ गई, चलिए। तो बिहार के फार्मर्स के लिए गांधी जी ने क्या क्या किया, तो चलिए देख लेते हैं। गांधी सपोर्टेड द फार्मर्स इन बिहार ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट इन 1917। तो आपको याद रखना है कि चंपारण सत्याग्रह जो मूवमेंट हुआ था वो 1917 की ईस्वी में हुआ था, और उसमें गांधी जी ने बहुत अहम भूमिका निभाई और उन्होंने बहुत मदद भी की थी, राइट। He protested against the exploitation of indigo farmers by British indigo planters and advocated for their right and the fair treatment। मतलब उन्होंने प्रोटेस्ट किया किसके खिलाफ, जो इंडिगो की खेती हो रही थी, यानी कि नील की जो खेती होती थी, है ना, तो उसके शोषण हो रहा था वहाँ पे ब्रिटिशर्स के द्वारा, है ना। नील की खेती के ऊपर बहुत ज़्यादा, मतलब जो लोग किसान नील की खेती करते थे उनका बहुत अत्याचार उन पर किया जाता था, उनका शोषण होता था। तो उसके अगेंस्ट गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया, है ना, जो कि ब्रिटिश ने उनके किसानों के ऊपर लगाया था, और उसकी वकालत भी की, राइट। एडवोकेटेड फॉर देयर राइट एंड फेयर ट्रीटमेंट, ताकि उसका सही तरीके से उसके लोगों के जो अधिकार हैं वो मिल पाएँ और फेयर ट्रीटमेंट हो, है ना, सही जजमेंट हो एक तरीके से। आगे देखते हैं और क्या किया उन्होंने गांधी जी ने। दिस मूवमेंट मार्क्ड एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन इन गांधीज नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड हिज एफर्ट टू चैम्पियन द कॉजेज ऑफ अप्रेस्ड कम्युनिटीज। देखिए थोड़े वर्ड्स टिपिकल हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप डिट्टो ऐसा ही आंसर लिखा करें। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको अभी समझाने की पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये चीज़ें लिख कर देता हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको डिट्टो ऐसा ही लिखें। आप पहले समझ लिया करें कि मैं इस क्वेश्चन के लिए मैंने कितनी सारी बातें बोली आपको, और उसको आप ट्राई कीजिए अपनी इंग्लिश में उसको सुधारें। अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है कि आपकी वर्ड मीनिंग अच्छी नहीं है, आप कैसे उसको सुधार सकते हैं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आपको बता रखी है। आप मेरी वीडियोस की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिससे आप अपनी वर्ड मीनिंग इंप्रूव कर सकते हैं। मैंने एक ट्रिक बताई है गूगल ट्रांसलेशन की हेल्प से, आपके कीपैड में ही वो ऑप्शन होता है। आई होप वो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, आई बटन में आपको मिल रहा होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो मैं बताना चाह रहा था इस पैराग्राफ के थ्रू मैं क्या गांधी जी ने किस तरीके से बिहार के फार्मर की हेल्प की, कि ये जो मूवमेंट गांधी जी ने चलाया था, राइट, जैसे चंपारण सत्याग्रह का कर लीजिए, या फिर नील की खेती के लिए उन्होंने वकालत की, तो इसकी वजह से ये बहुत बड़ा छाप छोड़ा, है ना, बहुत बड़ा अचीवमेंट था, माइलस्टोन था, है ना, उपलब्धि हासिल हुई, कि इसी की वजह से गांधी जी का अहिंसा वाला, है ना, ब्रिटिश कॉलोनियल के खिलाफ जो अहिंसावाद आ जाता था लोगों के बीच में, और उसको उन्होंने बहुत मायनों में उनके लिए ये एक अचीवमेंट हुआ। एंड हिज एफर्ट टू चैम्पियन द कॉजेज ऑफ अप्रेस्ड कम्युनिटी, जो भी उत्पीड़ित लोग थे उनको उनके प्रयासों पे, जो भी प्रयास करते रहते कि ये चीज़ होनी चाहिए, उस पर उन्होंने जीत हासिल कर ली एक तरीके से, है ना। ये सब गांधी जी की वजह से ही हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। ये सारे ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस ओरल वाले हैं, राइट। थोड़ा जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी अभी। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्वेश्चन थर्ड जो है, इसमें ये बोला जा रहा है कि आप सभ्यता और संस्कृति से क्या समझते हैं, राइट। तो सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिविलाइजेशन का मतलब होता है इट इज़ लाइक गुड मैनर्स फॉर अ होल सोसाइटी। इट्स अबाउट डूइंग द राइट थिंग्स एंड एक्टिंग प्रॉपरली। मतलब एक समाज के लिए जो अच्छे आदतें जो होते हैं ना, अच्छी आदतें होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सिविलाइजेशन, यानी कि उसकी सभ्यता। जैसे बोलते हैं ना कि सिविलाइज्ड पर्सन बन के रहना चाहिए हमें, यानी कि अच्छी अच्छी आदतें अपने अंदर हम निहित करते हैं, और वो चीज़ें अगर किसी के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये कहा जाएगा ये बहुत सिविलाइज्ड इंसान है, राइट। तो उसी तरीके से सिविलाइजेशन क्या होता है? गुड मैनर्स। एक सोसाइटी की अच्छी आदतें किसी आदमी में झलक रही है, यानी कि वो सिविलाइज्ड पर्सन है, और इसी की बात की जा रही है। तो वही बोला जा रहा है कि इट्स अबाउट डूइंग द राइट थिंग एंड एक्टिंग प्रॉपरली, यानी कि सिविलाइजेशन का मतलब है कि कोई भी सही चीज को अच्छे तरीके से करना उसकी सिविलाइजेशन को दर्शाता है, राइट। आई होप इट्स गुड टू गो। सेकेंड थिंग, कल्चर क्या होता है, यानी संस्कृति क्या होती है? तो कल्चर इज ऑल द कूल स्टफ a group of people has like their traditions, what they believe in,
एंड थिंग्स दे इन्वेंटेड, मतलब कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, ऑब्वियसली फिर से इसको समाज ही बोलेंगे, तो एक समाज में किस तरीके से आप कोई चीज़ को कैरी आउट करते हैं, मतलब अंजाम देते हैं। लाइक जैसे कि आप किसी परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, राइट, कि आपका विश्वास किसी चीज़ में है ना। जैसे हिंदू धर्म का है कि पूजा पाठ करते हैं, रामायण गीता पढ़ते हैं, ऐसे ही मुस्लिम धर्म का अलग कुछ है, सारे धर्म का अलग अलग है। तो वो अपने अकॉर्डिंग कुछ कल्चर को फॉलो करते हैं, राइट, अपने ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि उसी को हम कल्चर बोलेंगे, उनकी संस्कृति बोलेंगे, है ना, जिसमें उनका विश्वास है, ठीक है। एंड दे थिंग्स दे हैव इन्वेंटेड, और जो उन्होंने आविष्कार किया, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ साइंटिफिक आविष्कार, मतलब काइंड ऑफ कि जिन्होंने जिस चीज़ को उन्होंने ईजाद किया हो, राइट, तो वो चीज़ें जो है ना वो कल्चर में आती है, वहाँ की संस्कृति में मैटर करती है। बोथ कम फ्रॉम अ ग्रुप्स हिस्ट्री एंड मेक देम हु दे आर, मतलब ये दोनों चीज़ें, कल्चर और जो सिविलाइजेशन है, ये एक तरीके से इतिहास से आती है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। थोड़ा जल्दी चलते हैं क्योंकि हमारे में क्वेश्चंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, मैं जल्दी करता हूँ इसको। चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट डज योर होली स्क्रिप्चर्स टेल अस अबाउट यूनिवर्स एंड ह्यूमन वैल्यूज, यानी कि जो हमारे धर्म ग्रंथ है, स्क्रिप्चर मतलब धर्म ग्रंथ जो हैं, वो हमारे मानव मूल्य के बारे में क्या कुछ कहते हैं। तो आवर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, है ना, टेल्स अस टू बी गुड पीपल, ऑनेस्ट, काइंड, फॉरगिविंग एंड रेस्पेक्टफुल टू एवरीथिंग अलाइव। जो भी चीज़ जीवित है ना, जो भी अलाइव है, उसके प्रति हम सभी को एक अच्छा इंसान होना चाहिए, एक ईमानदार इंसान होना चाहिए, या फिर एक दयालु होना चाहिए, फॉरगिविंग यानी कि हेल्प करने की एक अंदर से चाह होनी चाहिए, और उसके प्रति रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है, और हमें हमारे धार्मिक ग्रंथ जो हैं ये चीज़ों का सीख देते हैं। These good qualities helps us be happy and get along with others. ये जो भी अच्छी क्वालिटीज़ है ना, हमें खुश रहने में और लोगों के साथ कैसे घुल मिल के रहना है, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करती हैं। If everyone follows them, है ना, अगर हर कोई ये सारे धर्म ग्रंथ को फॉलो करता है, राइट, the world can be peaceful and loving. और तो इससे क्या होगा, जो पूरा विश्व है वो पूरी तरीके से बहुत शांत रहने लगेगा, और बहुत एक दूसरे से स्नेह से भर जाएगा। सभी एक दूसरे की मतलब होता है ना, रिस्पेक्ट करेंगे, राइट, और दूसरों को गलत नज़र से नहीं देखेंगे। ये सारी चीज़ें निहित हैं कि अपने धर्म ग्रंथों में, बशर्ते की ज़रूरत है कि हम उसको पढ़ें और अपने आदतों में डालें, राइट। तो इस तरीके से हमारे धर्म ग्रंथ हमारे ह्यूमन वैल्यूज़ को बारे में बताते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड। अभी तक जो भी आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हमारी वीडियोस में हमने पढ़ा रखा है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चंस को आंसर करना है। जो पहला क्वेश्चन है, इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट, मतलब इंडिया की धरोहर यानी इंडिया की मतलब खूबसूरती किस चीज़ से पता चलती है। इट रिमेन्स इमूवेबल एंड स्टडी, मतलब जाहिर सी बात है हमारी जो भी चीज़ें हैं ना वो एक तरीके से इमूवेबल है, अचल है, मतलब अपनी जगह स्थिर है, एंड स्टडी है। नियमित तरीके से इंडिया में ये सारी चीज़ें होते रहती हैं, इसी वजह से इंडिया जो है उसकी ग्लोरी को मेंटेन करके रखता है, राइट। तो इमूवेबल एंड स्टडी। सेकेंड क्वेश्चन है, द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट, राइट, sorry let me do this. So the charge against India is that her people are uncivilized. देखिए ध्यान से यहाँ पे हर लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि देश को हम फीमेल मानते हैं, इस वजह से हर लिखा हुआ है। तो द चार्ज अगेंस्ट इंडिया मतलब इंडिया पे क्या आरोप लगे हैं कि हर पीपल आर अनसिविलाइज्ड, मतलब बाहर के देश के लोग क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ के जो निवासी हैं वो अनसिविलाइज्ड है, हम असभ्य हैं, हम अज्ञानी हैं, हम मंदबुद्धि हैं। ठीक है भाई, तो मत करो फॉलो हमें, है ना। एनीवे द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द पिक्चर मीन्स चैप्टर इटसेल्फ, सो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट। सो इसमें जो बात की गई है कि भाई यहाँ के लोगों पे आरोप ये लगे हैं कि आप अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं, इग्नोरेंट हैं, अज्ञानी हैं, स्टॉलिड हैं, मंदबुद्धि हैं। ठीक है, चलो चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि वी डेयर नॉट चेंज वॉट, अच्छा हम किस चीज़ की जिद नहीं करते हैं कि हमें नहीं ये तुम करेंगे नहीं, हाँ मतलब डेयर नहीं यानी हिम्मत नहीं करते हैं क्या। तो वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ह्यू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब हमने बहुत सारी चीज़ें इस पर टेस्ट की है और हमने अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस किया है। तो उसके हिसाब से हम मतलब हमें फील होता है कि हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम इस चीज़ में बदलाव लाएं।
तो ये जो चीज़ है आप अच्छे से तभी समझ पाएंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये एनविल ऑफ एक्सपीरियंस एक फ्रेज है, उसके हिसाब से ही आपको समझ में आएगा। तो अभी मैं ज़्यादा डील नहीं करना चाहूँगा, आप वीडियोस देख के रेफरेंस ले सकते हैं। आगे देखते हैं। आवर एंसेस्टर्स सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंसेस बिकॉज, मतलब हमारे पूर्वजों ने एक लिमिट लगा दी थी हमारे भोग विलास के ऊपर, क्योंकि मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, यानी कि अगर जितना ज़्यादा हम पैशन में अपने पैशन यानी कि अपनी इच्छा शक्ति में इंडल्ज होंगे, है ना, उतना ज़्यादा होता नहीं, घुसते जा रहे हैं यार मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को वो भी चाहिए, हमारी चाह बढ़ती रहती है। तो अगर हम ऐसे चीज़ें में लिप्त होते जाएंगे, इंडल्ज मतलब लिप्त होते जाएंगे, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, जाहिर सी बात है हम उतने ही उस पर निरंकुश होते जाएंगे, यानी कि हम उस पर एक होता है ना अपना बैरियर नहीं लगा पाएंगे, हम भोग विलास की तरफ बढ़ते जाएंगे ऐसे करते ना। तो ये था चीज़। पांचवा क्वेश्चन है सॉरी अनब्रिडल्ड दे बिकम, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन है आवर फोर फादर, हमारे जो पूर्वज थे, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, उन्होंने मशीनों की खोज क्यों नहीं की। देखिए इसका रीजन है, इफ वी इन्वेंटेड मशीनरी वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर, राइट। उनका ये मानना था कि अगर हम मशीनरी का आविष्कार कर देते हैं तो हम लोग उसके गुलाम बन जाएंगे और हमारे जो नैतिक गुण हैं, नैतिक धारणाएं हैं, नैतिक जो तार बंधे हुए हैं लोगों के दिल से, वो जो चीज़ें हैं वो नहीं रहेंगी, राइट, हम गुलाम बन जाएंगे। तो ये मानकर लोग उसको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते थे। अगला सेगमेंट आ चुका है B.1.2 जो कि है आंसर द क्वेश्चन ब्रीफली। अगला क्वेश्चन है कि हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। जी हाँ, सिविलाइजेशन के बारे में बात ऑलरेडी कर रही है हमने, सभ्यता के बारे में। तो इंडिया की सिविलाइजेशन यूरोपियन सिविलाइजेशन से कैसे डिफरेंट है, चलिए देख लेते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन डिफर फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन इन इट्स emphasis on spirituality, moral values, simplicity and a focus on the well-being of individual and society। तो भारतीय सभ्यता जो है ना किस तरीके से अलग है, तो सबसे ज़्यादा इंडिया की जो कहते हैं ना मतलब किस किस पॉइंट के बिहाफ पे आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ स्पिरिचुअलिटी यहाँ की जो है, उसके बिहाफ पे वहाँ के मोरल वैल्यूज़ जो हमारे यहाँ के हैं, जो यहाँ पे सिंप्लिसिटी जो हम यहाँ मेंटेन करके रखते हैं, एंड द फोकस ऑन द वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स, किस तरीके से यहाँ के लोग स्वस्थ रहते हैं ऐसे करके, और समाज को लेकर, इन सारे टॉपिक्स पर अगर बात करें तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंडियन सिविलाइजेशन वैल्यूज एथिक्स, यहाँ पे एथिक्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, नीति के खिलाफ नहीं जाते हम। रिस्ट्रिक्ट वांट्स, यहाँ के लोग अपनी चाह पे रिस्ट्रिक्शन रखते हैं ज़्यादातर। एंड प्रायोरिटाइज स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ओवर मटेरियल एडवांसमेंट, यानी कि जो भौतिकवाद है उसके ऊपर हम स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्रोग्रेस को बढ़ावा, मतलब उसको प्राथमिकता ज़्यादा देते हैं, उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं, यानी कि हम ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक नहीं होते, हम स्पिरिचुअल चीज़ों में बिलीव करते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं इंडियन सिविलाइजेशन में। और अब बात करते हैं इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत यूरोपियन सिविलाइजेशन जो होती है इज ऑफन एसोसिएटेड विथ मटेरियलिज्म। देखिए आगे भौतिकवाद है ना, उस पर ज़्यादा डिपेंड करती है। मटेरियलिज्म का मतलब अगर सीधा सीधा मायने में ये बताऊं तो वहाँ के लोग आप जानती हैं बहुत सारी चीज़ों पे ही डिपेंड करते हैं, हर एक चीज़ के लिए कुछ ना कुछ डिवाइस है, हर एक चीज़ मतलब हमेशा आराम ढूंढते हैं। ये बात अलग है कि इंडिया में भी ये सारी चीज़ आ रही हैं, हम इन्वेंशंस के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। और हाँ, ये भी कह सकते हैं हम गांधी जी के आदर्शों के खिलाफ भी जा रहे हैं कि हम ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के टच में आ रहे हैं। लेकिन होता है ना, सिनेरियो चेंज हो रहा है, हमें ज़रूरत के हिसाब से काम करना पड़ रहा है। बट अकॉर्डिंग टू चैप्टर अभी जो बात चल रही है वो यही है कि भाई आपका मतलब हमें यूरोपियन सिविलाइजेशन में जो है वो लोग ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं। एंड इनडेफिनेट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स, वहाँ के लोगों की चाह बहुत ज़्यादा रहती है, मल्टीपल चाह रहती है, वांट्स रहते हैं। एंड फोकस ऑन मटेरियल प्रोग्रेस, वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारा मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस हो, है ना। अगला क्वेश्चन है, वाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी ने ऐसा क्यों बोला है कि माइंड जो है ना एक रेस्टलेस बर्ड है, यानी कि बिना आराम करने वाला एक पक्षी है जो कि आराम चाहता ही नहीं है। तो क्यों बोला ऐसा, वॉट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, और हमारे माइंड जो है क्यों बेचैन क्यों रहते हैं, है ना। तो गांधी डिस्क्राइब्स द माइंड एज अ रेस्टलेस बर्ड बिकॉज इट कंस्टेंटली डिजायर्स मोर एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड इवन व्हेन इट्स डिजायर्स आर फुलफिल्ड। भाई बिल्कुल फैक्ट बात है, आप खुद सोचना, आपके मन की जो चीज़ है ना, आपको मिल जाए, आपकी डिज़ायर यानी कि आपकी इच्छा जो है पूरी हो जाए, उसके बावजूद भी आपका मन जो है अनसेटिस्फाइड रहता है, भले ही आपकी चीज़ें फुलफिल्ड क्यों ना हो गई हों। तो इसी वजह से बोला जा रहा है ना, द माइंड बिकम्स रेस्टलेस
और इसी वजह से हमारा माइंड जो है ना कंटिन्यूअस मेहनत कर रहा है, मतलब बिना थके, रेस्टलेस, वो कह रहा है कि नहीं मुझे ये मिल गया, अब मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये मिल गया, मुझे ये भी चाहिए, राइट। तो इस वजह से हमारे माइंड को एक रेस्टलेस बर्ड बोला गांधी जी ने, ड्यू टू इंडल्जेंस इन पैशन, बिकॉज हमारा जो दिमाग है ना वो लिप्त रहता है अपने चाह को लेकर, अपने पैशन को लेकर, विच लीड्स टू अनब्रिडल्ड डिज़ायर्स, जिसकी वजह से हमारे डिज़ायर्स पे निरंकुश हम मतलब लगा ही नहीं पाते हैं अंकुश, राइट। एंड लैक ऑफ कंटेंटमेंट, और संतोष होता ही नहीं हमें, राइट, उसकी कमी है, लैक है, right? Gandhi emphasizes the importance of limiting indulgence and practicing self-restraint to achieve mastery over the mind and attain true happiness. देखो उन्होंने ऐसा बोला है कि उस पर जोर दिया है ना, emphasizes मतलब जोर दिया है किस चीज़ पे, आप अपने इंडल्जेंस को, हर एक चीज़ में आप लिप्त हो जाते हैं, राइट, उसकी इंडल्जेंस, यानी इंडल्जेंस मतलब लिप्त होना, उसको आप लिमिट करो, उस पर थोड़ा अंकुश लगाओ, ये उस पर उन्हें महत्वता दी है कि इस पर फोकस किया है, राइट। और बोला है कि प्रैक्टिसिंग सेल्फ रिस्ट्रेंट टू अचीव मास्टरी ओवर द माइंड एंड अटेन, मतलब अपने इस पर मास्टरी हासिल कर लो कि हम अपनी इच्छा शक्ति को कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ अगर ऐसा आप करते हैं आप सच्ची खुशी हासिल कर पाएंगे, ट्रू हैप्पीनेस, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर डिसवेड us from luxuries and pleasures, did they do the right thing? मतलब हमारे पूर्वजों ने क्यों हमें मना किया था कि भोग विलास से दूर रहना, है ना, लग्जरी, ज़्यादा आरामदेह वाली चीज़ें मत ढूंढना, ऐसा हमारे पूर्वजों ने क्यों बोला, और डिड दे डू द राइट थिंग, क्या वो उन्होंने सच काम करा, मतलब सच काम किया, सही काम किया। तो आंसर देख लेते हैं कि आवर एंसेस्टर्स dissuaded us from luxuries and pleasures because they believed that happiness was largely a mental condition and that indulging in excessive desires would lead to unbridled passion and unhappiness। मतलब हमारे जो ancestors हैं उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनको विश्वास था that happiness was largely a mental condition एंड दैट इंडल्जिंग इन एक्सेसिव डिज़ायर वुड लीड टू अनबिटर, मतलब आप अगर इन सब चीज़ों में ज़्यादा लिप्त होते हैं ना, अपनी चाह को लेकर मतलब भोग विलास की तरफ जाते हैं, हर एक चीज़ की खुशी, मतलब अपनी खुशी के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और एक के बाद एक आपकी लालच जो है ख़त्म नहीं होती, तो ऑब्वियसली आपको खुशी नहीं मिलेगी, आप अनहैप्पी रहेंगे, ठीक है। ऐसा इनका मानना था। देयर इंटेंशन, उनका इरादा जो था, वॉज टू प्रिवेंट इंडिविजुअल्स फ्रॉम बिकमिंग स्लेव्स टू मटेरियल कंफर्ट्स। बिल्कुल सही, उन्होंने यही सोचा था, उनका मानना था कि वो लोगों को प्रिवेंट करना चाहते थे, लोगों को रोकना चाहते थे, ताकि वो मटेरियल कंफर्ट, है ना, या जो आजकल हमें हर एक चीज़ के लिए एसी ऑन कर लिया, किसी चीज़ के लिए कुछ ऑन कर लिया, कोई डिवाइस को ऑन कर लिया और हमारा काम आसान हो गया, यानी कि हम क्या हो रहे हैं, मटेरियल के गुलाम होते जा रहे हैं ना, डिवाइसेस के गुलाम होते जा रहे हैं ताकि हमें आराम मिले, और इसके तरीके से हम क्या सोचे थे, उनके हम गुलाम बन चुके हैं, राइट। तो इसी चीज़ से उनका इरादा था, ये था कि इससे हमें प्रिवेंट करना है, रोकना है, अदरवाइज़ क्या होगा, लूजिंग देयर मोरल वैल्यूज़, क्योंकि नहीं तो हम अपने नैतिक जो गुण हैं, नैतिक जो शिक्षा है, उसको हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, राइट। ओवरऑल देयर अप्रोच कैन बी सीन एज अ बेनिफिशियल इन प्रोमोटिंग ए मोर फुलफिलिंग एंड बैलेंस लाइफ। अगर देखा जाए तो वो तो यही चाहते थे कि हमारी जो लाइफ है वो बैलेंस्ड रहे, बिकॉज ऑफ कि हम मतलब अगर हम इन सब चीज़ों में ज़्यादा लिप्त नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, हमारे लिए हेल्पफुल ही हैं, बेनिफिशियल ही हैं, है ना। तो वो एक बैलेंस लाइफ को मतलब जीने के लिए हमें हेल्प करना चाहते थे कि वो इन सब चीज़ों से हम लोग दूर रहें, एम्फेसाइजिंग इनर कंटेंटमेंट ओवर एक्सटर्नल पोजीशन, यानी कि बाहरी जो सुख सुविधाएं हैं जिसको देख के हम खुश हो जाते हैं, उसके ऊपर, है ना, हमारा अंदर का जो मन है उसमें संतोष लाते हैं अगर हम, तो हम, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, राइट। चलिए आगे देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन, वाई अकॉर्डिंग टू गांधी हैव वी स्टक विद द सेम काइंड ऑफ प्लॉ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, शुड वी डू द सेम थिंग इवन टुडे। मतलब गांधी जी के हिसाब से क्यों हमें पहले टाइप के जो हल होते थे, है ना, उनके साथ ही हमें रहना चाहिए, शुड वी डू द सेम थिंग इवन टुडे, तो मतलब क्या हमें अभी भी वैसे टाइप के हल वगैरह खेतों में जो यूज़ होते हैं यूज़ करना चाहिए। तो गांधी जी बिलीव करते थे दैट आवर एंसेस्टर्स स्टक विद द सेम काइंड ऑफ प्लॉ मतलब हल होता है, राइट, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, बिकॉज दे अंडरस्टूड दैट फोकसिंग ऑन मटेरियल एडवांसमेंट लाइक मशीनरी कुड लीड टू स्लेवरी एंड लॉज ऑफ मोरल वैल्यूज। अभी हमने यही बात करी, बार बार ये चीज़ रिपीट टेलीकास्ट में चलते रहेगी, तो आपको मैं बता दूँ ये यही कहना चाह रहे हैं
कि भाई गांधी जी बिलीव करते थे कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो इसी प्लॉ पे क्यों रह चुके हमेशा बहुत हज़ारों सालों तक, क्योंकि वो जानते थे अगर हम इसमें मेटेरियलिस्टिक एडवांसमेंट कर देते हैं, अगर इसको थोड़ा और इम्प्रूव कर देते हैं तो शायद ये हो सकता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है इसकी गुलाम बन जाएगी। ऑब्वियसली आज तो हो ही रहा है ना, क्यों, लेकिन आज की ज़रूरत है। अब हम इस पर कौन कहते हैं ना, कटाक्ष नहीं कर सकते हैं, इसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये सही है ये गलत है। अभी हमें चैप्टर के हिसाब से चलना है तो हम चल रहे हैं, राइट। गांधी जी का यही मानना था, नहीं तो क्या होगा, देयर इज़ अ लॉस ऑफ मोरल वैल्यूज़, नैतिक मूल्यों की हानि होगी, इसलिए उन्होंने पुराने वाले प्लॉ के साथ स्टक रहे, यानी उसे लगे रहें, चिपके रहें। दे वैल्यूड द यूज़ ऑफ हैंड्स एंड फीट फॉर वर्क एज इट प्रोमोटेड हैप्पीनेस एंड हेल्थ। वो मतलब ज़्यादा फोकस करते थे ना कि हम ऐसी चीज़ें करें जिसमें हमारे हाथ पैर अच्छे से चल रहे हों तो हमें खुशी मिलती है उससे, और हमारा हेल्थ भी सही रहता है। बिल्कुल फैक्ट है, आप खुद देखो ना, पहले चरखा यूज़ किया जाता था, अब बहुत सारी चीज़ें मशीनरी आ चुकी हैं, ऐसे कर करके बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें हमारा मतलब हमारी बॉडी पूरी इंक्लूडेड रहती थी, लेकिन आज के टाइम पे सारा मशीन काम कर रहा है। इस तरीके से हम गुलाम हो गए, जो उन्होंने कहा था पहले ही। Today we should consider Gandhi's advice to avoid becoming slaves to technology and to prioritize work that keeps us connected to our values and well-beings। वही बात, ये तो बस कहने की बात है लेकिन आप कर नहीं सकते हो, राइट। आज ऐसा लिखा है, मतलब आज हमें चाहिए कि हम गांधी जी की एडवाइस को फॉलो करें और हम मशीनों का गुलाम ना बने, है ना, टू प्रायोरिटाइज, ताकि हम अपने जो भी गुण हैं, वैल्यूज़ हैं, हम अच्छे से जो रहते हैं उन सब चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर सकें, यानी कि हम हैप्पी तभी रह पाएंगे अगर इन सब चीज़ों से दूर रहें तो, राइट। आगे देख लेते हैं, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज़, वाई वेयर दे सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। तो हमारे एंसेस्टर्स जो थे ना, वो कैसे बड़ी शहरों को कैसे देखते हैं, उनकी नज़र में बड़े शहर क्या हैं और उन्होंने क्यों वो सेटिस्फाइड थे छोटे शहरों से। तो आंसर है कि आवर एंसेस्टर व्यू लार्ज सिटी एज ट्रैप, एक जाल के रूप में दिखते थे हमारे जो एंसेस्टर्स थे, दैट कुड लीड टू अनहैप्पीनेस, क्राइम, क्योंकि उनको ऐसा लगता था भाई वहाँ पे बहुत खुशी नहीं है, वहाँ पे क्राइम होते रहते हैं, अपराध होते रहते हैं, और लैक ऑफ कंटेंटमेंट है वहाँ पे, है कि संतोष की कमी है, राइट। ऐसा उनका मानना था, बिल्कुल फैक्ट है भाई, अभी भी वैसा ही हो रहा है। They preferred small villages because they believed that living in small communities promoted independence, peaceful living and a closer connection to nature। बिल्कुल फैक्ट है ये भी, क्योंकि उनका मानना था अगर आप गांव में रहते हैं ना तो वो सोचते थे कि आप एक छोटे कम्युनिटी में रहोगे और इससे एक आपकी आज़ादी नहीं छीनेगी, है ना, आप शांति से रह पाओगे और आपका एक कनेक्शन बना रहेगा नेचर के साथ। They were content with small villages as they provided a sense of community safety and a simpler way of life। वे लोग जो थे ना संतुष्ट थे छोटे गांव में रह के, क्योंकि उनको वहाँ पे एक समाज का फील आता था और उनको सेफ्टी फील होती थी वहाँ पे, और एक सिंपल वे ऑफ लाइफ था इसी वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल। हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कैसे स्वराज्य को जी पाए। तो आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल बाय फॉलोइंग अ सिस्टम वेयर दे प्रायोरिटाइज एथिकल वैल्यूज ओवर द अथॉरिटी ऑफ किंग्स एंड रूलर्स। मतलब उन्होंने इस चीज़ की प्रायोरिटी दी, उन्होंने स्वराज्य कैसे जिया, यानी कि अपने गांव में कैसे रह पाए, कहने का मतलब यही है। तो उन्होंने एक सिस्टम फॉलो किया जो कि राजा महाराजा उस समय अपने प्रभुत्व में जो चीज़ें रहती थी उसके ऊपर वो लागू करते थे, उन्हीं सब चीज़ों को उन्होंने फॉलो किया। दे बिलीव्ड इन सेल्फ गवर्नेंस based on moral principles and lived independently in small communities focusing on the agriculture work। तो उन्होंने ये विश्वास रखा कि सेल्फ गवर्नेंस जहाँ पे रह रही है ना, जैसे गांव में मतलब पहले होता था कि राजा महाराजा सेल्फ गवर्नेंस करते थे ना, खुद ही साम्राज्य को देखते थे और वहाँ के कुछ नैतिक सिद्धांत होते थे, मोरल प्रिंसिपल्स होते थे, और वहाँ पे वो स्वतंत्रता से जीते थे, छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में रहते थे, है ना, छोटे छोटे समाज बना के रहते थे और उसमें एग्रीकल्चर वर्क पे फोकस करते थे। तो इन सारी चीज़ों को वो उन्होंने एंजॉय किया था और उसको कहते हैं कि ये हमारे लिए होम रूल था। दे वैल्यूड जस्टिस, उन्होंने न्याय को तवज्जो दी, फेयर ट्रीटमेंट, है ना, सब कुछ सही सही होता था वहाँ पे, एंड सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता भी थी विद इन देयर विलेजेस
अवॉइडिंग अननेसेसरी इंटरफेरेंस फ्रॉम एक्सटर्नल अथॉरिटीज़। भाई आज के टाइम पे क्या होता है, लोग कुछ और कर रहे होते हैं और उसमें दखल देने के लिए किसी को अच्छा नहीं लग रहा तो वो भी बंदा आ जाएगा अपने फ़ायदे को देखते हुए कि कुछ ना कुछ टांग अड़ाएगा और उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो ये चीज़ें उस समय नहीं थी। इंटरफेरेंस फ्रॉम एक्सटर्नल अथॉरिटीज़, बाहर के लोग कोई दखल अंदाजी नहीं करते थे, मस्त गाँव में रहते थे मज़े से, है ना। और अपना मतलब सेल्फ सफिशिएंसी थी, आत्मनिर्भरता थी सारी चीज़ों में। तो इसी सब चीज़ों को लेकर वहाँ के लोग खुश थे। आगे देख लेते हैं। अभी हम हाफ पे पहुँचे हैं, बहुत लंबा है चैप्टर ये, थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं आप, राइट। पानी पी लीजिए। ओके, कंटिन्यू करते हैं। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, मतलब लेखक के हिसाब से मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द वर्शिप ऑफ मटेरियल पोजिशन एंड द परस्यूट ऑफ मटेरियलिस्टिक वैल्यूज। देखिए, ऑथर यानी कि लेखक के हिसाब से ना, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ना, आधुनिक सभ्यता जो है वो एक तरीके से उसमें लोग जो है ना भौतिक संपत्ति को पूजा करते हैं, पूजते हैं। ऑब्वियसली अभी वही हो रहा है आधुनिक काल में, यानी कि मॉडर्न टाइम में, अभी टाइम में हम लोग हर एक चीज़ ना मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। हम हर एक चीज़ के लिए कोई ना कोई डिवाइस ढूंढते हैं कि हमारा काम आसान हो जाए। तो ये है एंड द परस्यूट ऑफ मटेरियलिस्टिक वैल्यूज़, और हम हमेशा उसकी खोज में रहते हैं, भौतिकवाद मूल्यों की खोज में रहते हैं। इट इज़ फोकस्ड ऑन द कंस्टेंट इंक्रीज ऑफ ह्यूमन वांट्स एंड डिज़ायर। और जाहिर सी बात है, मॉडर्न सिविलाइजेशन किस पे फोकस है, हमारा निरंतर कॉन्स्टेंटली हम क्या चाहते हैं, हमारी डिमांड जो है, ह्यूमन वांट्स एंड डिज़ायर जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। हम चाह रहे हैं कि हमारे लिए ये चीज़ आ जाए, हमारे लिए वो चीज़ आ जाए, तो इसकी डिमांड जो है बढ़ी जा रही है, और इसी चीज़ पे हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन फोकस करता है, ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ ए स्पिरिचुअल और मोरल कंसिडरेशन। भले ही हमारे नैतिक विचारों का गला घोट दिया जाए, भले ही हमारे आध्यात्मिक जो भी हमारे डिज़ायर्स थे, है ना, जो भी शिक्षाएं हमें मिली थी, भले उनकी तहस नहस कर दो, बस हमें आराम चाहिए, हमारे लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए। उसी चीज़ पे फोकस कर रहा है हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन। लेखक ने बिल्कुल सही बोला भाई। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द ऑथर कन्वे टू द कंट्रीमैन अबाउट डीलिंग विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन। मतलब ऑथर ने यानी लेखक ने क्या कन्वे किया। कन्वे मतलब अपना विचार रखना। व्हाट डिड द ऑथर कन्वे टू द कंट्रीमैन अबाउट डीलिंग विथ मॉडर्न। ओके, तो लेखक क्या कहता है कि कंट्रीमैन यानी कि गांव के लोग भी हो सकते हैं या देश के लोग भी हो सकते हैं, कि हमें कैसे मॉडर्न सिविलाइजेशन के साथ डीलिंग करनी चाहिए, कैसे उससे मतलब उससे नाता कैसे रखना चाहिए, हमें उससे उसके खिलाफ जाना चाहिए, उसको अडॉप्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेखक ने क्या बोला, चलो देख लेते हैं। तो द ऑथर कन्वे टू द कंट्रीमैन दैट आफ्टर एक्सपीरियंसिंग मॉडर्न सिविलाइजेशन, जब ऑथर ने बोला कि कंट्रीमैन से, जब उसने मॉडर्न सिविलाइजेशन को एक्सपीरियंस किया, उसको लगा कि भाई यहाँ पे मॉडर्न सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसने ऐसा बोला कि ही लर्न दैट इंडिया मस्ट अवॉइड इट एट ऑल कॉस्ट। हर संभव प्रयास में इंडिया को इस चीज़ को करना चाहिए कि इसको अवॉइड करना चाहिए, इसका होता है ना अगेंस्ट जाना चाहिए। एंड इफ़ इट वांट्स टू रीच इट्स फुल पोटेंशियल, अगर इंडिया चाहता है कि वो सबसे टॉप पे बना रहे और अपनी फुल पोटेंशियल, अपनी जो भी उसके पास पोटेंशियल है, उसमें क्षमता है, उस चीज़ को अगर बरकरार रखना चाहता है, तो ऑथर के हिसाब से भी ये कहा जा रहा है कि इंडिया को चाहिए कि वहाँ के लोग इन सब चीज़ों से दूरी बनाए रखें, मेटरलिस्टिक चीज़ों से, राइट। मॉडर्न सिविलाइजेशन के हिसाब से उन्होंने बोला। ही एम्फेसाइज्ड, लेखक ने इस चीज़ पे जोर डाला, द इम्पोर्टेंस ऑफ शनिंग द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। मतलब शनिंग का मतलब होता है दूर रखना। तो इस चीज़ पे उसने जोर देकर बात करी है कि इंडिया के लोगों से ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन का प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, उसका प्रभाव जो है ना, जो लोगों पे पड़ रहा है, उससे हमें दूर रहना चाहिए, है ना। अगर हम इस चीज़ों से दूर रखेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस है, राइट, तो इससे हम दूर रखेंगे तभी हम प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी कि बचा के रख सकते हैं हमारे इंडियन कल्चर के वैल्यूज़ को, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर सारी हम बचा के रखते हैं अगर हम इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे तो, है ना, जो प्रभाव पड़ रहा है मॉडर्न सिविलाइजेशन का। एंड राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, और इस तरीके से हम ऊंचाइयों की बुलंदियों को छू रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिस्टिंग्विश्ड
करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, है ना। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, लक्षण, है ना। द डिस्टिंग्विश्ड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द एंडलेस परस्यूट ऑफ मटेरियल पोजीशन। भाई एंडलेस, है ना, मतलब इसके लक्षण तो ऑब्वियसली हम तब से यही पढ़ रहे हैं रिपीट टेलीकास्ट में अभी इस वीडियो में। तो हमारे इसके लक्षण क्या हैं कि हमारी जो इच्छा शक्ति है ना, जो पूरी नहीं हो पा रही है मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर। मटेरियल पोजीशन, पोजीशन मतलब हमारे जो भी कहते हैं ना अधिकार या संपत्ति कह लीजिए, है ना, तो उसके लिए हमारा जो एंडलेस काम है, लोग निरंतर काम किए जा रहे हैं, तो वो चीज़ अगर कम होगा तो शायद हमारा सिविलाइजेशन बचेगा। एंड द इनसेटिएबल डिज़ायर, इसका मतलब होता है अतृप्त इच्छा फॉर एन इनडेफिनिट नंबर ऑफ ह्यूमन वांट्स, मतलब होता है ना कि अनगिनत हमारी जो इच्छाएं हैं, राइट, उसको लेकर जो हमारी जो अतृप्त इच्छा है ना, वो एक तरीके से क्या होती है मॉडर्न सिविलाइजेशन की लक्षण है। यही हो रहा है आजकल, ये दिख रहा है ना। इट इज़ मार्क्ड बाय ए कांस्टेंट फोकस ऑन मटेरियलिज्म एंड द ट्रिम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन एट एवरी स्टेप। ट्रिम्फ मतलब आनंद मनाना। तो ये एक तरीके से अगर मार्किंग की जाए, मार्किंग इन द सेंस कि चिन्हित करता है बाय ए कांस्टेंट फोकस ऑन मटेरियलिज्म। मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि लोग इस चीज़ में बहुत आनंदित होते हैं, है ना। हर कदम पे उनको जो भी मटेरियल से रिलेटेड खुशी मिलती है, जो डिवाइसेस से खुशी मिलती है, हर एक काम के लिए कोई ना कोई डिवाइस बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जिससे लोगों को खुशी मिल रही है आज के डेट में, इसी को तो कहा जा रहा है कि ये मॉडर्न सिविलाइजेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं। द ऑथर परसीव्ड, ऑथर को ऐसा महसूस होता है, डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशन। हाउ, जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं उससे लेखक को ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि ये बहुत खतरे की घंटी है। कैसे, चलिए देख लेते हैं। द ऑथर परसीव्ड, उसको ऐसा महसूस हुआ, डेंजर फ्रॉम द मॉडर्न इन्वेंशन बाय वार्निंग दैट द टेम्पटेशन टू इंडल्ज इन मोमेंटरी प्लेजर। मोमेंटरी प्लेजर का मतलब होता है क्षणिक जो सुख मिलता है, आनंद मिलता है ना, इन छोटे छोटे आविष्कारों से, है ना, हमें जो खुशी मिल रही है, इसका हमें क्या हो रहा है, टेम्पटेशन हो रहा है, प्रलोभन मिल रहा है। यार ये वाला इन्वेंशन आया, ये हमारे बहुत काम आ रहा है, हमारा ये काम आसान हो गया। तो ये एक तरीके से इसके लिए लोग टेम्पटेड हो जा रहे हैं, बहुत प्रलोभित हो जा रहे हैं। तो इस पे लेखक ने जोर देकर बोला है कि ये सारी चीज़ें एक तरीके से हमें खतरे की घंटी है, ऐसा लेखक का मानना है। और हो सकता है कुछ मायनों में। तो कुड लीड टू सेक्रीफाइसिंग लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स एंड परमानेंट गुड। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको बहुत सारी चीज़ों को त्याग करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आप उठा पा रहे होंगे ना, हो सकता है इन इन्वेंशंस की वजह से शायद आपको ना मिले। मैं अब उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, बट आपको सोचना पड़ेगा लेखक क्या कहना चाहता है। ही कॉशनड, उसने आगाह किया है भाई लेखक ने, अगेंस्ट ट्रेडिंग अवे लास्टिंग वैल्यूज फॉर टेम्पररी ग्रेटिफिकेशन दैट कुड अल्टीमेटली बी हार्मफुल। उसने ये बात आगाह की है कि ट्रेडिंग अवे लास्टिंग वैल्यूज फॉर टेम्पररी ग्रेटिफिकेशन, मतलब आपको टेम्पररी चीज़ों से जो संतुष्टि मिलती है वो हो सकता है कि आपके लिए हार्मफुल होगी, राइट। तो इस चीज़ों के लिए भी वो आगाह करता है। तो इस तरीके से ऑथर ने आपको सचेत किया है कि आप अलर्ट हो जाओ भाई, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर हो जाओ, अदरवाइज आपके लिए ही दिक्कत है। आगे देख लेते हैं, राइट। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द ऑथर प्रेफर टू मटेरियलिज्म। तो ऑथर क्या प्रेफर करता है मटेरियलिज्म को लेकर, देख लेते हैं। द ऑथर प्रेफर्स स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यूज ओवर मटेरियलिज्म। मतलब वो कहता है थोड़ा अध्यात्म लाइए अपने जीवन में, थोड़ी नैतिक शिक्षा भी लोगों को रखना चाहिए। ठीक है, मटेरियलिस्टिक आप होइए, मटेरियलिज्म की तरफ आप भौतिकवाद की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर आपको प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक चीज़ों को देनी चाहिए और नैतिक शिक्षा वाले गुणों पे देना चाहिए। ही एम्फेसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ रेजिस्टिंग द एल्योर ऑफ मटेरियल पोजीशन एंड फोकसिंग ऑन सर्विंग ह्यूमैनिटी एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। मतलब उसने इस चीज़ पे जोर देकर बोला है, इंपॉर्टेंस, है ना, एम्फेसाइज किया यानी जोर दिया है और बोल रहा है लेखक कि इम्पोर्टेंस किसकी महत्वता ज़्यादा है, बजाय कि आप किसी मेटेरियलिस्टिक संपत्ति को देखकर आप मोहित हो जा रहे हैं, उसके बजाय आपको क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए ऑन सर्विंग ह्यूमैनिटी, मानवता को
मतलब एक तरीके से मानवता का सर्व करना चाहिए, उसको उसकी सेवा करनी चाहिए। एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी आध्यात्मिक जो विकास होता है लोगों का, तभी तो मन खुश रह पाता है, राइट। ये बिल्कुल फैक्ट है सारी चीज़ें। तो उस पर फोकस करने के लिए इम्पोर्टेंस, उसको इम्पोर्टेंट बताया है लेखक ने, तो ऑब्वियसली हमें उसको भी फॉलो करना चाहिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन। हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो सभ्यता है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो आवर सिविलाइजेशन डिपेंड्स ऑन not on multiplying wants and self indulgence but on restricting wants and practicing self denial। तो देखिए लेखक ने, गांधी जी ने भी बोला था ना कि हमारे यहाँ का जो क्या कहते हैं सिविलाइजेशन, हमारे यहाँ की जो सभ्यता है वो बहुत टॉप मोस्ट डिमांडेड है। क्यों? क्योंकि हमारा सिविलाइजेशन जो होता है ना, वो डिपेंड करता है, वो इस पर डिपेंड नहीं करता है कि हम लोगों की वांट्स, इच्छा शक्ति को बढ़ा दें, भाई ये भी चाहिए वो भी चाहिए, लोग इसी की वजह से दूसरी चीज़ों में लिप्त हो जाएं। इस पे फोकस नहीं करता, इस पे डिपेंड नहीं करता, बट ऑन रिस्ट्रिक्टिंग वांट, उल्टा है ना। हमारा सिविलाइजेशन तो ये कहता है कि भाई इन सब जो भी इच्छा शक्ति, आपकी इच्छा आ रही है उसको रोको, अपनी लालसाओं को रोको और प्रैक्टिस करो सेल्फ डिनायल, आत्म बलिदान, यानी कि उसको सेक्रीफाइस करो और खुद को लिप्त करो उसमें, हाथ पैर आपके चलने चाहिए भाई, बिल्कुल मेटेरियलिस्टिक मत हो जाओ। By limiting our desires for material possession and indulgence, we can promote contentment, real happiness and the capacity for service to others। मतलब ये कह रहा है अगर आप इस सब चीज़ों पे लगाम लगाते हैं, लिमिट करते हैं ना, अपनी इच्छा शक्ति, इच्छाओं पे आप लिमिट करते हैं, जो आपकी इच्छा जो चाह है मटेरियल संपत्ति को लेकर, है ना, और किसी चीज़ में आप लिप्त रहने की जो आपकी चाह है, उन सब चीज़ों को अगर आप लिमिट करते हैं तो ऑब्वियसली आपके अंदर क्या बढ़ेगी, वी प्रोमोट कंटेंटमेंट, यानी संतोष आपके अंदर आएगा, आपको सच्ची खुशी मिलेगी और आपकी एक कैपेसिटी बढ़ जाएगी ताकि आप दूसरों की मदद कर पाएँ। ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। सिविलाइजेशन की सही मायनों में क्या मतलब है। सिविलाइजेशन इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म इन्वॉल्व नॉट द मल्टीप्लीकेशन बट द डेलिबरेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। मतलब कुल मिला के इसने निचोड़ दे दिया कि भैया सिविलाइजेशन का मतलब होता है सही मायनों में, नॉट ये नहीं बोलता कि आपकी चाह जो है 2 गुना 4 गुना बहुत गुना बढ़ जाए, ये नहीं चाहता ये, बट द डेलिबरेट, जानबूझकर आपके अंदर जो इच्छा आ रही है, जो चाह आ रही है ना, उसको वॉल्यूंटरली रिस्ट्रिक्ट करो। समझे आप? कहना क्या चाहता है, सिविलाइज अब तभी होगे जब आप अपने अंदर के जो भी वांट्स हैं, है ना, जो भी चाह है, आपकी इच्छा है, उस पर आप लगाम लगाओ और उसको बढ़ने ना दो, है ना। नहीं तो ऑब्वियसली आप हैप्पी नहीं रहोगे भाई, आप खुद सोचना इस बात को। तो ये सही मायनों में इसका मतलब होता है, आप तभी सिविलाइज्ड हो पाओगे, राइट। अगला हमारा टॉपिक आ चुका है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं आप, उसके बाद से आप कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ सिविलाइज्ड होना चाहिए था, सिविलाइज्ड इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड is not to be beaten in the world. What does Gandhi means by this statement? Do you describe to his views? Okay. तो गांधी जी ने ये लाइन बोली थी, है ना, तो क्यों बोली थी चलिए देख लेते हैं। Our Gandhi ji is of the firm view that the civilization India has evolved is founded on firm grounds. Our ancestors tested it on the anvil of their experience and found it to be true. The civilization of India has withstood the test of time. कहा जा रहा है कि गांधी जी ने ना, उनके जो विचार थे उनके बहुत फर्म व्यू थे, यानी कि बहुत दृढ़ उनका सोच था, उनके विचार थे सिविलाइजेशन को लेकर, और उन्होंने ये ग्राउंड टेस्टिंग की थी। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसे ही बोला था, फर्म ग्राउंड्स मतलब कहा जा रहा है कि उन्होंने इसको टेस्ट भी किया था, राइट। आवर एंसेस्टर्स टेस्टेड इट ऑन द एनविल ऑफ देयर एक्सपीरियंस। हमारे पूर्वजों ने इसको देखिए मैं एक बात बता दूँ, बार बार फ्रेज बोल रहा है एनविल ऑफ द एक्सपीरियंस। एनविल मतलब क्या होता है, वो जो लोहार जो होता है ना, वो लोहार जो भी अपनी चीज़ों को पीटता है एक लोहे के मटेरियल पे, है ना, जो रखा रहता है, उसको एनविल बोलते हैं। तो उसी के ऊपर वो पीटता है, तो उस पर टेस्टेड है। तो इसी तरीके से ये इसको उसका मतलब यहाँ पे लिया जा रहा है, ठीक है। तो आवर एंसेस्टर टेस्टेड इट ऑन द एनविल ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड फाउंड इट टू बी ट्रू। हमारे पूर्वजों ने इसका पूरा टेस्ट कर लिया और ये बात बिल्कुल सच निकली है।
कि जो सिविलाइजेशन है ना उसमें इंडिया जो है उसमें सिविलाइजेशन पहले से ही है। द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया हैज़ विदस्टूड द टेस्ट, मतलब इंडिया की जो सिविलाइजेशन है वो समय के साथ इसका पूरी टेस्टिंग हुई है कि शुरू से यहाँ पे सिविलाइज्ड लोग रहे हैं और सिविलाइजेशन को लोग बरकरार रखे हैं, राइट। आगे देखते हैं। इजिप्ट हैज़ अ ग्रेट एंड पावरफुल सिविलाइजेशन, इट हैज़ लॉस्ट इट्स ग्लोरी। इजिप्ट के बारे में बोला जा रहा है कि इसके पास बहुत महान और पावरफुल सिविलाइजेशन था, बट उसने अपनी ग्लोरी यानी कि अपनी जो चमक थी वो खो दी। इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, अब नहीं एग्जिस्ट करता वहाँ पे, वहाँ की सिविलाइजेशन अच्छी नहीं है। सेम इज़ द केस विद द ग्रेट रोमन एंड ग्रीक सिविलाइजेशन, यही केस हुआ ग्रीक और रोमन में भी, वहाँ की भी सिविलाइजेशन की ग्लोरी जा चुकी है। दे हैव लॉस्ट देयर फॉर्मर ग्लोरी। जापान हैज़ वेस्टर्नाइज्ड, जापान ने अपने आप को पूरा पाश्चात्य मतलब बोलते हैं इसको हिंदी में वेस्टर्न कल्चर वहाँ पे अडॉप्ट कर लिया है। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई ग्रीक एंड रोमन राइटर्स एंड बिलीव दैट दे विल बी एबल टू स्टीयर क्लियर ऑफ द मिस्टेक्स दोज पीपल मेड। मतलब यूरोप के जो लोग हैं वो ग्रीक और रोमन राइटर से बहुत इंस्पायर्ड हैं और वो बिलीव करते हैं इस बात में कि वो अपने यहाँ की जो मिस्टेक्स वहाँ पे हुई हैं जिसकी वजह से वहाँ की ग्लोरी चली गई है यानी रोमन एंड ग्रीक में, उसको वो मतलब नहीं होने देंगे अपने यहाँ यूरोप में, क्योंकि वो उनको फॉलो कर रहे हैं। बट गांधी जी डज नॉट होप दैट दे विल बी एबल टू डू सो, है ना, उनको ऐसा नहीं लगता कि हम ऐसा कर पाएंगे। अबाउट द इंडियन सिविलाइजेशन गांधी जी सेज दैट पीपल ऑफ द वर्ल्ड थिंक दैट द पीपल ऑफ इंडिया आर नॉट विलिंग टू अडेप्ट देमसेल्फ टू न्यू आइडियाज, बट गांधी जी डज नॉट कंसिडर इट अ फॉल्ट, इट इज आवर मेरिट बिकॉज आवर सिविलाइजेशन इज परफेक्ट एंड लास्टिंग, वी नीड नो बडीज गाइडेंस। मतलब गांधी जी का कहना यह था कि भाई हम किसी को नहीं फॉलो करने वाले, भले ही कहा कि क्या है क्या नहीं, हम तो इनके आइडियाज़ को नहीं अडॉप्ट करेंगे। बट गांधी डज नॉट कंसिडर इट अ फॉल्ट, उसको एक गलती नहीं मानते कि हम नहीं फॉलो कर रहे हैं तो ये हमारी गलती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये हमारा मेरिट है ना, हमारी गुणवत्ता है कि हमारी सिविलाइजेशन जो है वो परफेक्ट है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, हमें किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, ऐसा गांधी जी कहते हैं। आई सब्सक्राइब टू गांधी जी व्यू पॉइंट, मतलब अकॉर्डिंग टू मी मैं भी यही कहता हूँ कि गांधी जी का व्यू पॉइंट बहुत सही था। द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया इज़ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, ये बहुत पुरानी है, हज़ारों साल पुरानी है और अभी भी स्ट्रॉन्ग है। द फिलोसफी ऑफ आवर एंसेस्टर्स प्रोपाउंडेड इज इंग्रेन्ड इन आवर ब्लड, हमारे जो पूर्वज हैं उनके द्वारा जो स्थापित फिलोसफी है वो हमारे खूनों में जमा हुआ है। बट आई थिंक इंडियन सिविलाइजेशन इज़ फ्लेक्सिबल, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सिविलाइजेशन जो है ना थोड़ी फ्लेक्सिबल है, वो चेंजेबल है। इट कैन ईजिली एसिमिलेट आइडियाज़ फ्रॉम अदर सिविलाइजेशन, और जाहिर सी बात आप भी देख रहे होंगे आजकल चेंजेस हो रहे हैं हमारे सिविलाइजेशन में, दूसरों की चीज़ें अडॉप्ट की जा रही है, राइट। तो एक तरीके से बड़ी बात नहीं है, एंड स्टिल कैन मार्च अहेड विद ग्रेट विगर, और बहुत ताकत के साथ हम आगे बढ़े जा रहे हैं। दैट इज़ द ब्यूटी एंड मेरिट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, और यही हमारी ब्यूटी है हमारे इंडियन सिविलाइजेशन की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, पिक आउट अदर मेटाफर्स। हाँ, इसको मेटाफर्स बोलते हैं, ये जो बोला गया था ना, तो यूज इन द लेसन। हाउ डू दिस मेटाफर्स, मतलब मेटाफर मतलब रूपक होता है, मतलब किसी चीज़ को अलंकृत करने के लिए, उसको शोभा बढ़ाने के लिए कोई वर्ड अगर यूज़ करते हैं, सेंटेंस यूज़ करते हैं, उसको रूपक मेटाफर कहते हैं। हेल्प गांधी जी इन परसुएडिंग द रीडर, यानी कि परसुएड मतलब मनाना, रीडर्स को मनाने के लिए गांधी जी ने क्या यूज़ किया इस लेसन में, चलिए देख लेते हैं उसी की तरीके का। तो इन द लेसन गांधी जी यूज द मेटाफर ऑफ द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड टू डिस्क्राइब द इनसेटिएबल नेचर ऑफ डिज़ायर। मतलब गांधी जी ने इस लाइन का यूज़ क्यों किया है, इस मेटाफर का यूज़ क्यों किया है, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, ताकि वो जो भी रीडर्स है ना, तो डिस्क्राइब द मतलब जो लोगों की चाह है, जो इनसेटिएबल नेचर, जो लालची नेचर बना हुआ है लोगों का डिज़ायर के लिए, कोई भी चाह के लिए, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये सेंटेंस मेटाफर यूज किया है। अनदर मेटाफर ही यूजेज, जो दूसरा उन्होंने मेटाफर यूज किया वो ये है, टू कोट सर्टेन डेथ, निश्चित मृत्यु का न्याय करने के लिए, है ना। उन्होंने एक और चीज़ यूज किया है, व्हेन रेफरिंग टू इंडियन रनिंग आफ्टर मटेरियल कंफर्ट्स, मतलब उन्होंने बोला है कि आप लोग अगर मटेरियल कंफर्ट, आरामदेह की तरफ जा रहे हैं, अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ, भौतिकवाद की तरफ जा रहे हैं, तो निश्चित ही आपकी मृत्यु तय है ऐसा उनका कहना है। दिस मेटाफर हेल्प गांधी इन परसुएडिंग द रीडर्स बाय क्रिएटिंग विविड इमेजरी
that conveys the idea of never ending desire leading to dissatisfaction and potential harm of pursuing materialistic goal। मतलब गांधी जी ऐसा बोलते हैं कि ये सारे जो मेटाफर्स हैं इससे थोड़ा रीडर में ये ज्ञान बढ़ेगा और वो मना पाएंगे, परसुएड मतलब मना पाएंगे अपने रीडर्स को। अगर ऐसा बोलते हैं कि भाई तुम अगर मेटेरियलिस्टिक चीज़ें यूज़ करते हो तो तुम्हारी मृत्यु तय है, अगर ऐसा बोलेंगे ना तो गांधी जी को ऐसा लगता है कि वो मना पाएंगे अपने रीडर्स को बाई क्रिएटिंग, है ना, ज्वलंत कल्पनाएं लोगों के अंदर जागरूक होगी और दैट कन्वे द आइडिया ऑफ, और उसके बाद से लोगों को ऐसा फील होगा कि हमारी जो नेवर एंडिंग डिज़ायर है, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली जो डिज़ायर हैं, इच्छाएं हैं, है ना, वो हमें किसके ओर ले जा रही हैं, डिससेटिस्फैक्शन की तरफ ले जा रही हैं। भाई बच के रहो, ऐसा गांधी जी बोल रहे हैं। एंड द पोटेंशियल हार्म ऑफ परस्यूइंग मेटलिस्टिक गोल, और जो हमें पोटेंशियल क्षति पहुंचेगी, यानी कि हमें बहुत अलग मायनों में भी दिक्कत होगी, उसकी अभी जिक्र नहीं की जा रही, लेकिन पोटेंशियल हार्म बोला जा रहा है कि बहुत मायनों में आपको दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा अगर आप हमेशा किसी न किसी चीज़ की चाह में अपनी चीज़ें बर्बाद करते जा रहे हैं। तो उससे डिससेटिस्फाइड होगे, मेंटल प्रेशर होगा, आप परेशान होते जाओगे, सुसाइड करते हैं लोग, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, राइट। तो आप चैन से नहीं रहोगे कुल मिला के, ठीक है। द मेटाफर मेक द कंसेप्ट मोर रिलेटेबल एंड इम्पैक्टफुल, अपीलिंग टू द रीडर्स इमोशंस एंड लॉजिक साइमल्टेनियसली। जाहिर सी बात है, गांधी जी ने जो चाहा वो हुआ, इम्पैक्ट करता है भाई ये सारा बात, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। द रिच आर ऑफन सीन टू बी हैप्पी। बट बहुत बार ऐसा होता है कि ये ज़रूरत नहीं है कि जो इंसान खुश है, आपको ऐसा लगता है कि जो इंसान धनी है वो खुश होगा और जो इंसान दुखी है वो गरीब है। बट द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। लेकिन प्रायः अक्सर ऐसा देखा गया है जो अमीर होते हैं वही दुखी दिखते हैं, जो गरीब होते हैं वही सुखी दिखते हैं। What according to Gandhi holds key to real happiness? How does Gandhi define happiness? तो इस बात पे गांधी जी की क्या राय थी और उनके मायने में सही जो खुशी है वो क्या है। अकॉर्डिंग टू गांधी, रियल हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन बीइंग रिच और पुअर। उनके हिसाब से गरीब इंसान अमीर इंसान के पास गरीबी और अमीरी ये डिसाइड नहीं करती कि आप खुश हो कि नहीं, है ना। ही बिलीव दैट वेल्थ डज नॉट गारंटी हैप्पीनेस। मतलब वेल्थ मतलब धन गारंटी में आपको हैप्पीनेस नहीं देकर जाएगी। एंड पॉवर्टी डज नॉट नेसेसरी लीड टू अनहैप्पीनेस। और ऐसा नहीं है कि गरीबी हमेशा आपको दुखी ही रखेगी। गांधी सजेस्ट दैट द की टू ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन कंटेंटमेंट। देखो उन्होंने कितनी बड़ी बात बोली है कि सही मायनों में जो है ना चाबी है खुश रहने की, जो चाबी है वो लाई करती है किस में लाई करती है, कंटेंटमेंट में। अगर आप संतुष्ट हैं, खुश हो गए, थोड़ी सी चीज़ मिली, खुश हो गए, संतुष्ट हैं इस बात से, खुश हो गए, है ना। सेल्फ रिस्ट्रेंट, आत्म संयम मेंटेन करना है। अगर आप ऐसा करते हैं, भाई गरीब होगा इंसान वो भी खुश हो जाएगा, है ना। एंड फोकसिंग ऑन स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यूज़। भाई मैं भी मानता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें गांधी जी के सामने चीज़ों को मैं बोल रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ, हो सकता है मैं भले फॉलो ना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अब लग रहा है मुझे फॉलो करना पड़ेगा, राइट। बहुत खुशी मिलेगी इसमें, आपको भी फॉलो करना चाहिए। एंड फोकसिंग ऑन स्पिरिचुअल, यानी कि वो बोलते हैं अध्यात्म में फोकस करो, ध्यान लगाओ, मेडिटेट करो तो आपको खुशी मिलेगी। एंड मोरल वैल्यूज़, जो नैतिक गुण है, नैतिक होते हैं ना, ज्ञान है उनका, उसको स्प्रेड करो लोगों के बीच, है, रैदर देन मटेरियल वेल्थ, है ना। जो भौतिकवाद धन है उसके पीछे ना जाके इन सारी चीज़ों को फॉलो करो, खुशी मिलेगी आपको। ही डिफाइंस हैप्पीनेस एज अ स्टेट ऑफ इनर पीस, सेटिस्फैक्शन एंड फुलफिलमेंट दैट कम्स फ्रॉम ए लिविंग अ सिंपल मॉडेस्ट लाइफ एंड सर्विंग अदर्स। उनके मायने में खुशी तभी आपको मिलेगी जब आप अंदर से बहुत शांत हैं, सेटिस्फाइड हैं और आपकी जो भी फुलफिलमेंट है वो सिंपल रहने की वजह से आ रही है और संयमित जीवन जीने से आ रही है और दूसरों की हेल्प करने से आ रही है। तो ये हैप्पीनेस है उनके मायने में। चौथा क्वेश्चन है कि वाई डिड आवर एंसेस्टर फील सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, डिड दे डू द राइट थिंग। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड है, फिर मैं जल्दी इसको बता देता हूँ कि कहाँ हमारे गाँव के लोग जो मतलब हमारे जो पूर्वज थे गाँव में रहना पसंद करते थे। तो चलिए इसको रिपीट करते हैं जल्दी से। आवर एंसेस्टर फेल्ट सेटिस्फाइड विद स्मॉल बिकॉज दे वैल्यूड क्लोज नीट कम्युनिटीज़। वो उसकी मतलब तवज्जो देते थे इनको, जो घनिष्ठ समुदाय होता था ना उसको बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते थे। सिंप्लिसिटी होती थी वहाँ पे और बिलोंगिनेंस होती थी, यानी कि लोगों के साथ मिलजुल के रहने का एक भाव बना हुआ रहता था, तो उससे वो खुश रहते थे और इसीलिए गांव में रहना पसंद करते थे।
दे बिलीव दैट लिविंग इन स्मॉल विलेज प्रोमोटेड कोऑपरेशन एंड पीसफुल वे ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ बिल्कुल शांत हो जाती है और बहुत शांतिमय ढंग से हम इसको गुजार पाते हैं, इस वजह से गाँव में रहना चाहते हैं। वेदर आवर ancestor did the right thing by preference is a matter of perspective. While small villages offered a sense of community, they have limited opportunity for growth and advancement. In today's world, it may not be practical to solely follow the lifestyle. मतलब देखिए, और इसमें क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि आज के ज़माने में क्या हो सकता है। तो आज के ज़माने में ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है कि हम वो सारी लाइफस्टाइल को जी पाएँ, गाँव में लोग रह पाएँ, है ना। मॉडर्न सोसाइटी जो होती है वो बहुत सारा बेनिफिट देती है, लोगों को फ़ायदे देती है ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन दम। मतलब लेकिन हमें कुछ तो करना पड़ेगा जिससे ये दोनों चीज़ें बैलेंस हो पाए, है ना। लेकिन इसके लिए सबको आगे आना पड़ेगा, है ना, कि हम भले ही गांव में रहें लेकिन हमको थोड़ी बहुत सुख सुविधाएं भी मिले, तो हो सकता है सारी चीज़ें सब ट्रैक पर आ जाए। बट इट्स डिफरेंट, इट्स डिफ़िकल्ट एज वेल, है ना। मॉडर्न सोसाइटी ऑफर्स बेनिफिट फ्रॉम बोथ रूरल एंड अर्बन लिविंग। रूरल मतलब गांव और अर्बन लिविंग। तो मॉडर्न सोसाइटी जो होती है ना, उन दोनों चीज़ों को बेनिफिट करती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड अ बैलेंस। ये वही मैं बोल रहा हूँ कि बैलेंस इस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ऑफ द। और जो भी अर्बन एरियाज़ हैं, है ना, जो शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ की जो एडवांटेजेस मिल रहे हैं, अगर हम गांव में भी थोड़ा बहुत लेकर आएँ तो एक बैलेंस बन सकता है। इन माई ओपिनियन, combining the values of our ancestors and advantage of modern living can lead to a fulfilling and balanced। मतलब हम लोग अगर देखा जाए तो ancestors की बातों को भी हम नकार नहीं रहे हैं, और जो भी मॉडर्न सिविलाइजेशन चल रहा है, जो मॉडर्न लिविंग है, उसको भी अगर हम बैलेंस रूप में गाँव में भी इस चीज़ को पब्लिश करें और मतलब बताएं लोगों को, तो शायद ये बैलेंस बन सकता है, बैलेंस लाइफ स्टाइल हम जी सकते हैं। By appreciating the community spirit of small villages and utilizing the resources of urban area, we can create a harmonious way of life that meets our needs in the present। मतलब आज के दिनों में जो हमारी ज़रूरतें हैं, है ना, वो सारी चेंज हो चुकी हैं पहले के हिसाब से, राइट। पहले का एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है, पहले का कल्चर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो उन सारी चीज़ों के हिसाब से अगर आज के दिनों की बात करें तो हमें अगर बैलेंस बनाना है तो ऑब्वियसली हमें वहाँ का एंसेस्टर्स वाले कल्चर और साथ में यहाँ की मॉडर्न लिविंग की जो ज़रूरतें हैं, उनको अगर हम उस पर हम बैलेंस कर पाते हैं तो हमारे लिए बेस्ट है। डिस्कस द नेगेटिव फीचर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। बहुत सारी हैं, राइट। मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी कि विदेशों में जो सिविलाइजेशन है उसके नेगेटिव फीचर। तो जो गांधी जी ने फोकस किया है कुछ वेस्टर्न सिविलाइजेशन के नेगेटिव फीचर्स, उसको बात कर लेते हैं। प्रोपेगेशन ऑफ इमोरलिटी। गांधी बिलीव दैट वेस्टर्न सिविलाइजेशन टेंड्स टू प्रमोट इमोरल बिहेवियर, अनैतिक। गांधी जी का मानना था कि जो वेस्टर्न कल्चर है ना, वहाँ की जो सभ्यताएं हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वो हमारे अंदर अनैतिक व्यवहारों को पैदा करती हैं और लीडिंग टू ए डिक्लाइन इन एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल। हमारे जो सिद्धांत हैं, हमारे जो एथिक्स हैं, है ना, मान्यताएं हैं, उनको हम खो देंगे अगर हम वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को फॉलो करते हैं तो। दूसरा है मैटेरियलिज्म, है ना। मतलब ये टॉपिक आपको समझ में आया। प्रोपेगेशन ऑफ इमोरलिटी मतलब अनैतिकता का प्रवाह, प्रोपेगेशन उसका हो रहा है अगर हम फॉलो करते हैं तो, ऐसा कहना गांधी जी का। सेकंड है कि मैटेरियलिज्म की भौतिकवाद, यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन ऑफन प्रायोरिटाइज मटेरियल वेल्थ एंड पोजीशन ओवर स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यूज, फॉस्टरिंग कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म एंड ग्रीड। मतलब वहाँ की चीज़ों को हम जैसे ही यूज़ करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर लालच आ जाता है, ग्रीड आ जाता है, और इस वजह से हमारी जो धन है ना, वेल्थ है, पैसे वगैरह खर्च होने शुरू हो जाते हैं अगर हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को फॉलो करते हैं। और इसी वजह से हम ना मतलब ज़्यादातर अपने स्पिरिचुअल यानी अध्यात्म और मोरल वैल्यूज़ को भूलने लगते हैं। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। आगे है कि लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इसकी वजह से हमारे अध्यात्म से जुड़ाव जो है वो टूटता जा रहा है। उन्होंने नोटिस किया था इस चीज़ को कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की वजह से सजेस्टिंग अ डिस्कनेक्ट फ्रॉम स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड प्रैक्टिस दैट, मतलब लाइफ में जीने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि लोग भगवान से कट ऑफ हो जाते हैं और इन सब चीज़ों में ही बिजी रहते हैं, जैसा कि आजकल हो ही रहा है, राइट। सही कहा उन्होंने। फोकस ऑन सेल्फ इंडल्जेंस। वेस्टर्न मतलब सेल्फ इंडल्जेंस मतलब लोग अपने आप को किसी चीज़ में लिप्त नहीं रखते हैं, है ना, सारी चीज़ें डिवाइसेस से ही करा रहे हैं। तो एक तरीके से ये भी नेगेटिव है ना, इसका इम्पैक्ट।
Western civilization may encourage excessive self gratification and indulgence, leading to a lack of self discipline and moderation in lifestyle choices. तो ऐसा एक दो पॉइंट अगर नहीं भी मेंशन करते हैं तब भी चलेगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. आगे देखते हैं कि ओवरऑल गांधी व्यूड वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज लैकिंग मोरल एंड स्पिरिचुअल डेप्थ, एम्फसाइजिंग मटेरियलिज्म. ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी, मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ. सिंपल आंसर में आप बना सकते हैं इसको. आगे 6th क्वेश्चन है कि what is the essential difference between the Indian civilization and the Western civilization? How is our civilization superior to Western civilization? ये भी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, लेकिन फिर भी जल्दी से इसको ब्रश अप कर देता हूँ कि जो मेन डिफरेंस है इंडियन सिविलाइजेशन वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, वो हमारे कोर वैल्यूज़ और प्रायोरिटीज़ में डिपेंड करती है. यानी कि हम किसको प्राथमिकता देते हैं पहले, और किसके मतलब किसकी मान्यताएँ रखते हैं. इंडियन सिविलाइजेशन एम्फसाइजेज स्पिरिचुअल एंड मोरल ग्रोथ, सिंप्लिसिटी एंड इनर पीस. इन सब चीज़ों पे हमारा इंडियन सिविलाइजेशन जोर देता है, वाइल वेस्टर्न सिविलाइजेशन फोकस ज़्यादा करता है कि धन रहे हमारे पास, हम अकेले ही ये काम कर लेंगे, एंड एक्सटर्नल अचीवमेंट, हमें बस ऊंचाइयों तक छूना है. तो ऐसी चीज़ों की वजह से ना लालच बना रहता है, तो इस पे फोकस करता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन. अकॉर्डिंग टू गांधी जी, इंडियन सिविलाइजेशन इज सुपेरियर, ये ज़्यादा अच्छा है वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, क्योंकि इट प्लेसेस अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन एलिवेटिंग द मोरल बीइंग एंड प्रोमोटिंग स्पिरिचुअल वैल्यू. क्योंकि हमारे इंडियन सिविलाइजेशन में हम मोरल बीइंग यानी कि नैतिक मान्यताओं पे ज़्यादा टिके हुए रहते हैं, और इस वजह से हमारे अंदर अध्यात्म ज्ञान जो रहता है वो बरकरार रहता है. तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है अगर आप इंडियन सिविलाइजेशन को देखें तो. इंडियन कल्चर वैल्यूज सेल्फ रिस्ट्रेंट, कंटेंटमेंट एंड सर्विस टू अदर ओवर मटेरियल पोजीशन. मतलब वही जो ये टॉपिक है मटेरियल पोजीशन एंड सेल्फ इंडल्जेंस, ये कहाँ का है? वेस्टर्न कल्चर का है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का है. इसके ऊपर हमारा हावी क्या हो जाता है? इंडियन सिविलाइजेशन की चीज़ें, जो कि है सेल्फ रिस्ट्रेंट, कंटेंटमेंट यानी संतोषजनक रहता है हमारा भाव, एंड सर्विस टू अदर, लोगों को दूसरों की मदद करना. ये सारी चीज़ें इंडियन सिविलाइजेशन में सिखाई जाती हैं, राइट. तो एक तरीके से हमारा हावी हो जाता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन पे. This focus on inner development and ethical living is seen as strength of Indian civilization compared to materialistic. and मतलब इस तरीके से हमारा इंडियन सिविलाइजेशन दूसरों के कंपैरिजन स्ट्रांग है. 7वां क्वेश्चन है कि a certain degree of physical harmony and comfort is necessary, but above a certain level it becomes hindrance instead of help liberate. मतलब फिजिकल हारमोनी ज़रूरत है एंड कंफर्ट ज़रूरी है, बट वाई इट बिकम अ हिंड्रेंस, तो उसको देख लेते हैं. दिस स्टेटमेंट सजेस्ट दैट वाइल सम लेवल ऑफ फिजिकल कंफर्ट एंड वेल बींग इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ. अगर हमें एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीनी है, राइट, तो कुछ सम लेवल ऑफ फिजिकल कंफर्ट एंड मतलब हमें थोड़ा आराम तो चाहिए, है ना, अच्छी लाइफ जीनी है. तो एक्सेसिव फोकस ऑन लग्जरी एंड मटेरियल पोजीशन कैन एक्चुअली बिकम अ हिंड्रेंस रेदर देन ए हेल्प. तो एक तरीके से कहा जा रहा है कि लेकिन अगर इसी चीज़ की ज़्यादा आपको डिमांड होने लग रही है कि हमें हर चीज़ में आराम चाहिए, तो वो एक आपके लिए दिक्कत हो जाएगी. When we prioritize accumulating wealth and seeking excessive comfort beyond what is necessary, it can lead to negative consequences such as, मतलब कहा जा रहा है कि अगर हम एक्सेसिव कंफर्ट बहुत ज़्यादा हर एक, मतलब वही था ना, लिमिटलेस वांट्स, इच्छा शक्ति हमारी कमी नहीं हो रही है, हमें ये भी कंफर्ट चाहिए, हमें ये आराम चाहिए, हमें इसमें आराम चाहिए, एक्सेसिव चाहिए. तो इस चीज़ के लिए अगर आप पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दे रहे हैं, एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, है ना, पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, अरे यार मैं बाद में ये मज़े लूँगा, इसमें एंजॉय करूँगा, तो मतलब जो ज़रूरत नहीं है उसके लिए भी अगर आप पैसे इकट्ठे कर रहे हैं उसके मज़े लेने के लिए, है ना, एक्सेसिव कंफर्ट लेने के लिए, तो कह रहा है कि इट कैन लीड टू नेगेटिव कंसिक्वेंसेस. इसकी वजह से आपके साथ कुछ नकारात्मक परिणाम आएंगे. एग्जाम्पल, डिस्ट्रैक्शन फॉर मोर मीनिंगफुल परस्यूट्स, मतलब आपका डिस्ट्रैक्ट हो जाना, मीनिंगफुल जो आपके लिए सही है वो ना करके आप गलत करने लगेंगे. समझ रहे हैं आप. तो excessive focus on material possession can distract us from pursuing activity that bring true fulfillment and helps us in building relationship. मतलब आपका जो मतलब किस किस चीज़ों पे प्रभाव डाल सकता है, देख लीजिए. अगर आप ऐसा कर रहे हैं, पैसे इकट्ठा करने लगे बहुत सारा, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसके लिए भी आप पैसे इकट्ठा कर रहे हैं कि हाँ इसके मज़े लेंगे, हम एक्सेसिव कंफर्ट लेंगे, तो उसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे बहुत सारी मीनिंगफुल चीज़ों को लेकर. जो आपको करना था वो भी ना करके दूसरी चीज़ें करने लगेंगे. जैसे आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना था, आप नहीं कर पाएंगे, लोगों से टूटते जाएंगे क्योंकि आपको पैसा ज़्यादा कमाना है. फिर आपका जो पर्सनल ग्रोथ हो रहा था वो रुक सकता है ना, आप किसी चीज़ में ज़्यादा लिप्त हो जाएंगे तो, है ना, क्योंकि आपके अंदर लालच आ गया है
राइट, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी। ऑब्वियसली आप सोसाइटी के लिए क्यों भाव देंगे, क्योंकि आपको अपने ऊपर मन है कि मैं मजे लूँ, मैं मेरे को खुश रहना है, राइट। लॉस ऑफ पर्सपेक्टिव, आपका जो पर्सपेक्शन था, आपका जो ध्येय था पहले कि आपको ये करना है, वो लॉस्ट हो जाएगा। Constantly seeking more material comfort can distort our priority and values, making us lose sight of what truly matters in life। हम ये भी भूलने लगेंगे कि हमारे जीवन में किस चीज़ की ज़्यादा महत्वता है, क्या मैटर करता है हमारे लाइफ में, वो भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पैसे की लालच आ गई है भाई। हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा एक्यूमुलेशन करना है पैसे का, ताकि हम हर एक चीज़ को एंजॉय कर पाए। तो इस वजह से आप इन सब चीज़ों से, कंफर्ट से दूर जाते हुए दिखते हैं लोगों के, है ना। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ज़्यादा मटेरियल वेल्थ के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आप लीड टू ओवर कंजम्पशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हार्मिंग द प्लैनेट्स एंड फ्यूचर जनरेशन। जाहिर सी बात है, ज़्यादा एडवांसमेंट करिएगा तो भाई आपके एटमॉस्फेयर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने लगेंगे, कुछ ना कुछ आप ऐसा करने लगेंगे जिससे इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचने लगेगी, प्लानट को नुकसान पहुंचाएंगे, और इसके हिसाब से आप फ्यूचर को इम्पैक्ट कर रहे हैं। फ्यूचर जनरेशन जो आएगी वो थोड़े, मतलब उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं, है ना, ये सारी चीज़ें होंगी। तो अभी देखते हैं आगे क्या है। देयरफॉर while it is important to have a certain level of physical comfort, it is essential to recognize when the pursuit of luxury material possessions starts to hinder our well-being and overall। इसीलिए ये बोला जा रहा है कि एक बैलेंस बनाना है ना। ज़्यादा इच्छा शक्ति को बढ़ा के मत रखो, नहीं तो बहुत तरीक़ों से आप नुकसान में पड़ोगे और आने वाले जनरेशन को भी आप इम्पैक्ट कर रहे हो। तो आई होप आपको मैंने सारी चीज़ अच्छे से समझा दी। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख में ज़रूर पूछे, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मेरे चैनल को, मेरे सारे प्लेलिस्ट को आप देखिए, और मैं ऐसे ही ट्राई करूँगा वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहूँ। और आप अगर कुछ हेल्प भी करना चाहते हैं मुझे मेरे मतलब काम करने में, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल पे, ज़रूर जुड़े, मेरे नंबर को ज़रूर मैसेज करें व्हाट्सएप मैसेज पे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।